नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश मिश्र और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत न्यूज। कहा जाता है कि फर्श से अर्श तक का सफर स्याही से लिखी जाती है। आज मेरे साथ ऐसी ही एक कद्दावर शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने 1978 में आरएसएस की बाल शाखा में जाना शुरू किया और आज राजनीति के उस मुकाम पर चिल्बिया की गलियों से होकर पहुंचे हैं जिसके लिए बहुत सारे लोग अपेक्षाकृत रहते हैं। स्वागत है सदर विधायक राजेंद्र मौर्य जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबल भारत न्यूज में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी। आज बहुत ही सुखद अनुभूत हो रही है आपके इस चैनल पे आकर मुझे, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, जनपद और प्रदेशवासियों को शारदीय चैत्र नवरात्र और नववर्ष, हिंदू नववर्ष, साथ ही साथ आने वाले रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपको कि आप सब ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। सर, शुरुआत करते हैं आपके संघर्षों से। 1978 में जब आपने आरएसएस की बाल शाखा में जाना शुरू किया तो क्या आपने सोचा था कि आज आप इस मुकाम पर पहुंचेंगे? वो कहानी बताइए, जब आप बाल शाखा में जाते थे किस तरीके की वहां पे आपको शिक्षा दी जाती थी, और आज जो आप विधायक बने वो भी सदर के विधायक, तो इसके पीछे की क्या कहानी थी और कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व का बात है। हमारा आवास जो है अर्जुन शाखा के ठीक सामने था और मैं ध्वज को देखते देखते बड़ा हुआ, और यूं कह लीजिए कक्षा 4 या 5 जब हमारी समझ भी नहीं थी, उस कालखंड से मुझे शाखा से जुड़ने का अवसर मिला। हमारे मुख्य शिक्षक उस समय मुरारी जी उमरवैस हुआ करते थे और उनके नेतृत्व में हमने शाखा में आना जाना प्रारंभ किया, और जब समझ बढ़ती है तो उसके बाद राष्ट्र को लेकर समर्पित, मातृभूमि के लिए, देश के लिए जुड़ते ही चले गए। चाहे वो बजरंग दल हो, आयु के साथ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता को, नगर टीम में, युवा मोर्चा टीम में, किसान मोर्चा में, विभिन्न आयामों पे पार्टी ने मुझे अवसर दिया कि एक कार्यकर्ता के भात बढ़ता चला गया, और हमारे शीर्ष नेतृत्व और जिले के नेतृत्व के बदौलत, देवतुल्य जनता जनार्दन के बदौलत आज विधानसभा के सदन में आप सबके सहयोग से सदन का सदस्य हूँ। ये हमारे लिए गर्व की बात है। सर, जब 1978 में आप संघ की शाखा में जाते थे तब किस तरीके की राजनीति थी और आज की राजनीति में कितना परिवर्तन देखते हैं आप? अब कह लीजिए उस जमाने में कांग्रेस का दौर था। मुझे याद है 75-76 में इमरजेंसी लगी थी, मैं बाल्यावस्था में था, 68 हमारी पैदाइश है, तो 75-76 में बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी। कितने साल के थे? अब 68 अब जोड़ लीजिए, 7-8 साल के। हाँ, 8 साल में तो उतनी समझ नहीं होती थी क्यों ये हुआ। तो जब उम्र बढ़ती है तो हम लोग याद करते हैं उस दौर में इमरजेंसी का हुआ कालखंड, कैसे लोगों को पकड़ पकड़ के उनके साथ नसबंदी करते थे और पत्रों पे, समाचार पत्रों पे प्रतिबंध लगा था। अब अनुभूत होती है जब हम सब लोग उसकी चिंता करते हैं, उसकी बात की याद करते हैं, तो हमें याद आता है कि हम लोग कितने छोटे थे उस समय में, वो कितना क्रूर शासन हुआ करता था। इमरजेंसी लगा करके जो है लोगों की जो है आजादी को छीना गया था, और धीरे धीरे बढ़ते 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 हम लोग अपने बाल्यावस्था से जब एबीपी से जुड़े, एबीपी के साथ साथ विभिन्न दायित्व जैसा हमने बताया, तो आयाम करते हुए आए यहाँ तक। शाखा में जुड़ करके आपको सुखद अनुभूत होगी कि हमारा वह चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे हमारा युवावस्था एबीपी की कार्यकर्ता के रूप में हो, चाहे संघ के स्वयंसेवक कार्यकर्ता। अगर आप संघ के स्वयंसेवक हैं तो आपको यह गढ़ा जाता है, बना जाता है। वंदे मातरम और राष्ट्रगीत जब उसमें होता है तो हम लोग राष्ट्रगीत और प्रार्थना का अंतर होता है। तो आप प्रार्थना भी, संघ की प्रार्थना भी देखेंगे, एक एक शब्द के उसको जो आप भाव निकालेंगे तो देश को, मातृभूमि की, माँ भारती के समर्पित भाव है। उसी पे संघ चल करके आज 100वीं शताब्दी हम लोग वर्ष मना रहे हैं, हमको लगता है समापन के दौर पे है। तो यह गौरवपूर्ण इतिहास के हम साक्षी बने हैं। पूज्य डॉक्टर साहब हेडगेवार जी और गुरु जी की वह कर्मस्थली नागपुर में मुझे पिछले वर्ष जाने का सुअवसर मिला था। तो आप यूं कह लीजिए शून्य से लेकर शिखर की यात्रा भी हम संघ के कार्यकाल कर चुके हैं, और एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंच साझा करना, माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच साझा करना, एक कार्यकर्ता के रूप में इससे बड़ा
अवसर हमको समझते हैं कुछ नहीं मिलेगा। और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सदन में बैठना, उनकी बातों को सुनना, जिस कामना के साथ एक स्वयंसेवक, एक कार्यकर्ता पार्टी की सेवा करता है, जनता की सेवा का एक कल्पना करता है सेवक के रूप में, वह दोनों की सुखद अनुभूति मुझे कुछ ही कालखंड में, 4 वर्षों में मिली है। सर 2012 में आपने वार्ड सभासद का चुनाव लड़ा था, 2022 में आप विधायक बन गए, महज 10 साल आपको राजनीति में सक्रिय हुए हुआ था। लेकिन जो पिछला 1978 से लेकर 40 साल की अवधि की बात की जाए तो कितना लंबा इंतजार करना पड़ा और अब कैसा अनुभूत हो रहा है? देखिए, मैं इसको इंतजार नहीं मानता हूँ। अब एक किसान का बेटा, किसान के बाद हमारे पिताजी फौज में गए, फौज की सेवा उनकी कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि उन्होंने बीच में सेवा पुनः समाप्ति स्वैच्छिक उन्होंने छोड़ करके वो स्वयं आते हैं, अपने व्यवसाय के क्षेत्र में आते हैं। तो एक किसान, फौजी और व्यवसायी तीनों का जो है अनुभव लेकर के, और ऐसी परिस्थिति है कि व्यवसाय में, परिवार में 90 में मुझे अपने राजनीति और स्वयंसेवक के साथ साथ व्यवसाय की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। तो 90 के बाद एक जब पारिवारिक दायित्व आता है, 95 में मेरी शादी होती है, उसके बाद जो पारिवारिक दायित्व बढ़ता, दायित्व निभाते हुए पार्टी का एक कार्यकर्ता का भाव रखते हुए मैंने जो है अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। अपने पुनः मैं आपसे कहूंगा, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व, जो प्रदेश के नेतृत्व है, 12 से 17 का कालखंड हमारा सभासद का रहा, एक प्रथम एक वार्ड के सदस्य के रूप में। ठीक उसी के बाद हमारे जो राजनीतिक गुरु, जिनको मैं अपना मानता हूं, पंडित गणेश नारायण मिश्र जी, उनकी सहृदयता से, उनकी कृपा से जब 17 में चुनाव की बात आती है तो मेरे भी नाम पे चर्चा हुआ था 17 में। तो मेरी बेटी, जो जिसका शरीर शांत हो गया था बीच में, 17 में उसकी शादी तय हो गई थी। पार्टी ने विचार बना लिया था कि 17 में सदर से इनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से शादी करना था। बच्चों, हमारे परिजनों ने कहा भाई हमको बेटी की शादी करना है, हम चुनाव नहीं लड़ना मूड में है। तो स्थिति थी। सर 2022 की बात की जाए तो आपने टबेरावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव पटेल को कड़ी शिकस्त दी थी, चुनाव हराया था। तो क्या माना जाए, उस समय जो प्रतापगढ़ की अन्य सीटें थी, लगभग भाजपा सभी सीटों पर हार गई और आपके लिए वो एक बड़ी चुनौती भी थी। तो क्या माना जाए कि जो 2022 का चुनाव था वो मौर्य वर्सेस पटेल की चुनाव थी क्या? नहीं, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। ये मानते हैं कि पार्टी ने जो निर्णय लिया, जो तो जनता जनार्दन ने उसको हृदय से स्वीकार किया। एक कार्यकर्ता के पीछे कैसे पार्टी खड़ी होती है, यह जीता जागता सबूत है सदर की विधानसभा 22 की। एक एक कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से वार्डों में निकलता था, गांव में निकलता था, सारे संगठन के लोग एकजुट होकर के हमारे प्रचार में लगे। संगठन के वह उसका सुखद परिणाम रहा, चाहे जितना बड़ा चेहरा हो, जनता के आगे सब नतमस्तक होते हैं, जनता की अदालत में सब जाते हैं। तो जो पार्टी तो निश्चित रूप से बड़ा चेहरा रहता है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता। लेकिन उसमें संघर्ष बहुत ज्यादा था। कारण एक ये भी था कि आपका अपना दल मतलब गठबंधन था, अपना दल भाजपा गठबंधन था। अनुप्रिया पटेल की माताजी चुनाव लड़ी थी, वो प्रचार में नहीं आई, ना तो कार्यकर्ताओं को प्रचार करने दिया। तो कहीं ना कहीं जो प्रतापगढ़ है, पटेल बाहुल्य क्षेत्र है, चाहे आप विश्वनाथगंज देख लीजिए, पट्टी देख लीजिए, या फिर रानीगंज और रामपुर खास, जो पटेल मतदाता है, बाहुल्य मतदाता है और वह अपने ही जात बिरादरी को वोट देता है। तो ऐसी क्या रणनीति आपने अपनाई कि उनके ना आने के बावजूद भी आपने चुनाव जीता और बड़े अंतरों से जीता? अब कमोबेश हमारे सदर विधानसभा में हमको कहीं न कहीं वोट मिला है, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि अपना दल को नहीं मिला है या हमारे पटेल बिरादरी ने हमको वोट नहीं किया। हो सकता है बहुसंख्यक रूप में नहीं मिला हो, लेकिन वोट मिला है। तभी यह सुखद परिणाम आपके सामने है कि मैं आपके ही पार्टी के बदौलत सदन में सदस्य हूँ। और मैं आशा और विश्वास करता हूँ यदि पूर्व में भी दोबारा मौका मिलता है तो निश्चित क्षेत्र की जनता, लोकप्रिय जनता हमारे साथ रहेगी। सर, जब अनुप्रिया पटेल या फिर अपना दल प्रचार करने आया तो क्या आपने अपने शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या किसी से कहा था कि इनको एक बार प्रचार में भेजिए, ये गलत हो रहा है? नहीं, हमने कभी नहीं कहा। मैं आपसे देखिए चैनल के माध्यम से साफ बता दूं कि हमारे जो पटेल बिरादरी के सबसे बड़े नेता स्वतंत्र देव जी भाई साहब हैं, वो आए थे, कांधरपुर में सभा किया था। तो सिर्फ सहयोग के लिए जब कम समय मिला चुनाव प्रचार करने का, उसमें सिर्फ स्वतंत्र देव जी भाई साहब का हम लोगों ने कार्यक्रम लिया था। उसके बाद किसी बड़े नेता का जो है आने का यहाँ पे सुअवसर नहीं मिला था। तो आप मानते हैं कि मौर्य वर्सेस पटेल की कोई जंग नहीं थी, ये आप और आपकी पार्टी की छप थी जिसकी वजह से आप विधायक हैं? मैं ये कहूँगा पार्टी के
छवि थी। एक कार्यकर्ता लड़ रहा था, पार्टी पूरे मनोयोग से, हमारे जितने में पदाधिकारी, जितने में जिले के शीर्ष नेता हैं, वो अपने कार्यकर्ता को लड़ाने के लिए जी जान से जुटे थे। और कार्यकर्ता बूथों से लेकर हमारे जनपद तक सारे लोग एक होकर के चुनाव लड़ाए। उसका वही परिणाम आप सब ने देखा। अक्सर आरोप लगता है कि आप सत्ता की लहर में ही जीते हैं। अगर अब चुनाव हो जाए तो जो ये लहर थी आपकी, जो आपने चुनाव जीता है, क्या इसको दोहरा पाएंगे और उसके लिए क्या रणनीति होगी आपकी? ये कहना थोड़ा कठिन है। सत्ता की लहर हम जीते हैं। सत्ता की लहर में हमारे बड़े बड़े छत्र यहाँ से हार गए हैं, तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। हमारे चाचा जी चुनाव हार गए, लंबा उनकी राजनीति रही। हमारे छोटा भाई धीरज ओझा भी चुनाव हार गए। तो ये समीकरण हो सकता है। समीकरण भी आप कहें कि यदि ओबीसी को लड़ा करके आप हमारे क्षेत्र के देवतुल जनता ने मुझे सदन भेजा है तो मैं उनका ऋणी हूँ। जब तक जीऊंगा, इस धरा पर रहूंगा, तब तक ऋणी रहूंगा। आने वाले जो हमारे संत थे वो भी ऋणी रहेंगे कि हमारे देवतुल जनता जनार्दन जो विश्वास आशा किया है, मैं कभी भी उनको विश्वास को कहीं ठेस न पहुंचाऊं, ये हमारी कामना रहती है। विधायक जी, अब एक कठिन सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप व्यवसायी हैं, आपके दो प्रतिष्ठान चलते हैं। कहीं विधायकी की लहर में अब जमीन कब्जाने समेत तमाम ऐसे आरोप भी आप पर लग रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? अब इस यहाँ पर पूछते हैं तो हमारे पिताजी जब शिवगढ़ राजकुमारी से आए तो उनके पास 8 बीघे जमीन थी, राजा साहब से उन्होंने लिया था। 8 से उन्होंने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से 38 बीघे जमीन बनाई थी, जिसमें आंवले के बागान थे और भी जमीनें थी, हमारे खेतिहर की जमीन। मैं खेती बाड़ी से जुड़ा हूँ। खेती बाड़ी मतलब हमारे रोजगार, हमारा रोजगार मिठाई का रोजगार। आप जानते हो कि पिताजी ने स्थापित किया था श्री राम मिष्ठान भंडार। उसकी एक शाखा जो आंवले का हमारे उस आदिकाल में था, 50 साल पहले आंवले का प्रोडक्ट प्रोसेसिंग होकर बनता था, तो पिताजी ने किया था। जगह छोटा था तो मैंने उसकी शाखा श्री राम ग्रामो 2 को स्थापित किया अपने हाथों से, वो सुनावे में है। और बेटे उस पीढ़ी को आगे ले चल रहे हैं। मैंने 2 प्रतिष्ठान मैंने हमारे बेटों ने, एक श्री राम वाटिका के नाम से, एक हमारा जो पुश्तैनी जहाँ हमारा मूल घर है, परिवार में अलग करके हमने अपनी जमीन पर श्री रामीन ग्रामो 2 श्री रामीन रिसोर्ट के नाम से स्थापित किया है। एक दूसरा, इसी चूंकि विस्तारीकरण शहर का हो रहा है, हमारे शहर के बीचों बीच हमारा प्रतिष्ठान है। आगे भविष्य के लिए हमने भी एक जमीन वहां लिया है। उस जमीन के इधर उधर करके अपना हमने जमीन अपने खरीदी, वहां पे एक ढाबा या अपनी दुकान को आगे बढ़ाने के लिए शहर से बाहर। ये प्रगति है, ये हमारा खुली किताब है, सब लोग जानते हैं। और राजनीतिक उसमें ऐसा कुछ जो आरोप लगाते हैं निराधार है। ऐसा कोई आरोप नहीं है। वो जमीन आपने जो लिया है वो फ्रेश जमीन है, खरीदी गई है? बिल्कुल फ्रेश जमीन है। कहीं हमने उसको बेचा है तो उसको बेचने के बाद होता है कि किसी जगह अगर बेचते हैं तो कहीं उसको इन्वेस्ट किया जाता है। ऐसे हमारे 2 जमीनें हैं तो हमने उसको किया है। सर, एक सफल व्यापारी के लिए विधायकी अभिशाप है या फिर वरदान? दोनों निश्चित रूप से वरदान है। मैं कहीं से कभी इसमें अभिशाप नहीं मानता हूँ। हमारे पूज्य महाराज जी हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, सदैव चिंता करते रहते हैं। हमारे जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो हमारे पहले व्यवसाय की चिंता जरूर करते हैं। कैसे चल रही है दुकान, ठीक चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। जब हमारा मुखिया, हमारा अभिभावक पूछता है तो हृदय गदगद हो जाता है। और जैसे आंवला है, आंवले प्रोडक्ट के बारे में चिंता करते रहते हैं, इसको और बढ़ाओ, अपने ही ब्रांड को और अच्छी ब्रांडिंग करो। तो इससे ज्यादा क्या गर्व अनुभूत होगी आपकी, जो हमारा मुखिया चिंता कर रहा है। आप एक व्यवसायी, छोटा सा व्यवसायी, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर का व्यवसायी नहीं है, छोटा सा व्यवसायी, और पहली बार में प्रतिनिधि के रूप में जाता हूँ। ऐसे प्रतिनिधि के रूप में जाते जो हमारा सपना हुआ करता था। हमारे पूज्य गुरुदेव जी थे, मैं उनको भी स्मरण करता हूँ, उनको भी वंदन करता हूँ, जिनकी कृपा से मैं आज इस जगह पर पहुंचा हूँ। उस कालखंड में जब मैं अनुभूत करता हूँ तो निश्चित दिव्य विभूतियों के साथ काम करने का सुअवसर है कि हमारे लिए तो भाई इससे बड़ा सुअवसर तो जिंदगी में नहीं हो सकता। आपके लिए वरदान है? निश्चित वरदान है और सौभाग्य है। ऐसे कुशल नेतृत्व के बीच में, चाहे हमारा केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हो, चाहे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, ऐसे परम पुरुष के बीच में नेतृत्व में काम करने का सुअवसर मिला। उसके लिए मैं पुनः क्षेत्र की जनता को बधाई दूंगा। सर, मुख्यमंत्री जी आज भी आपको रसमलाई का संबोधित करते हैं, क्योंकि ज्यादा रसमलाई फेमस है प्रतापगढ़ की उनके नजर। निश्चित रूप से मैं जब सामने होऊंगा तो महाराज जी के चेहरे पर मुस्कान आती है और एक बार जरूर चर्चा करते हैं रसमलाई कैसे है, ठीक चल रहा है। अब तक कितनी बार रसमलाई आपने पहुंचाया मुख्यमंत्री जी को? अब वो कई बार पहुंचाया है। उन्होंने मन से क्या बोला था?
मैं मंच से बोला, प्रशंसा की है भाई, असनाई आप खिलाते हो नहीं खिलाते हो, निश्चित जो हमारे प्रतिष्ठान पे आता है, यदि मैं उपलब्ध हूँ नहीं हूँ तभी मैं रसलाई से ही स्वागत करता हूँ। ये हमारा पुश्तैनी हमारे पिताजी के ये कर्मफल है, और उससे अगर स्वागत न कर पाओ तो निश्चित रूप से प्रतिनिधि के रूप में हमारा दुर्भाग्य होगा। सर, चिलबिला का हनुमान मंदिर जी, IPC सेक्शन 767-68 में आपके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है, विवेचना भी चल रही है, उसकी सच्चाई क्या है लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आप कई बार कोर्ट में भी आए हैं, विवेचना भी हो रही, चार्जशीटेड भी है, तो क्या वास्तविक हुआ क्या था, वो थोड़ी कहानी बताइए। निश्चित रूप से विजय जी, बहुत ही रोचक प्रश्न आपने पूछा। ये सफेद कुर्ते पे काला धब्बा समझ लीजिए, एक मुकदमा नहीं 2 मुकदमा है, आप शायद भूल रहे हैं। दोनों का जिक्र कर दीजिए। एक जोड़ दीजिए उसको, जो मूल है, एक विधवा है चंद्रकांता, उसके ससुर जी की मृत्यु हो जाती है 87 में, और उसके मृत्यु के उपरांत इनके पिताजी रोशन लाल, जो हमारे समाज सेवी हैं, इनके पिताजी शंकर लाल जी एक फर्जी वसीयत बना लेते हैं। उसमें दिखाते हैं 92 में उसकी गवाही, मर जाता है जो गवाह 90 में, 92 गवाही दिखाते हैं। फ्रॉड करके ये स्वयं उसकी जमीन को हथिया लेते हैं। उसके साथ मैं खड़ा हो जाता हूँ, तमाम आरोप लगा करके एक 19-20-419-20-67-71 मुकदमा दर्ज करते, चार्जशीट है, कोर्ट में मैं भी यहाँ से, तो हाई कोर्ट में स्टे है, MP MLA कोर्ट में चल रहा है। हाँ, MP MLA कोर्ट में चल रहा था, वो भी स्टे है, उस पर आगे प्रोसेस चल रहा है। तो मूल में आप जब जाएंगे, चाहे यहीं पे बैठा लीजिए सामने, अब कैमरे के सामने दोनों पार्टियों को बैठा लीजिए, अब दोनों गवाह सामने आ जाए, बता देंगे क्या सत्य है क्या असत्य है। मीडिया भी एक ट्रायल होता है, मीडिया में ट्रायल करना, झूठे प्रचार प्रोपेगेंडा करना, यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण रहा। यदि कोई सत्यता जाना चाहे तो चंद्रकांता भी जीवित है, और जिसके पिता की मृत्यु जो है 90 में हुई है, उसको 92 में आप जिंदा करके गवाही दिखाए हैं। आज भी उसके बेटे 3 बेटे जिंदा हैं, राम नरेश जिंदा है, जवाहरलाल जिंदा है, राम जी जिंदा है, जिनके पिता की मृत्यु 90 में हुई है। नगर पालिका में डिजिटल खतौनी है, मैनुअल खतौनी है, दोनों भी जिंदा है। तो जिसके बाप की मृत्यु 90 में हुआ है, आप उसको 92 में गवाही दिखा के कहते हो निश्चित क्यों फ्रॉड किया गया है। फ्रॉड करके आप वो गुमराह करके कितने दिन आप चलेंगे, ट्रायल में आएगा तो उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि जो आपकी पार्टी है वो राम मंदिर के मुद्दे को भुनाती है, और आप हनुमान मंदिर के लिए नहीं, राम मंदिर के मुद्दे पर पार्टी लगातार चुनाव लड़ती आई है, और हनुमान मंदिर के मामले में आप फंस गए हैं। नहीं, हम फंसे नहीं हैं। आपको ब्रिजेश मैं बता दूं, वो हमारा जन्म स्थान में, जिससे कह लीजिए जो हमारा दुर्घटना हमारे साथ जुड़ी है, हमसे जो बड़े भाई साहब थे उसी तालाब में डूब कर खत्म हुए थे। ये दुर्भाग्य कह लीजिए, वो कह लीजिए दुर्भाग्य, उसी तालाब में डूब गए। हमारा तो जीवन मरण का संबंध उससे है। मैं उसको सुंदरीकरण, उसको दिव्य और भव्य स्वरूप में देखना चाहता हूँ। मैंने जब उसमें कल्पना किया तो हनुमत उपासना सेवा जो ट्रस्ट है उसके नाम किया, तो वो दुर्भाग्य से आया। मैंने कहा इस तरह तो मालिया अगर लीगल हुआ है, उसके नाम है, 31 नाम उसके नाम बोल रहा है, 32 मामले जब जमीन वो चली गई रोड में, 32 को आप उसके नाम दर्ज किए, 31 क्यों उसको गायब कर दिया? आप उसी भूखंड को अपने नाम भूंदरी में अपने नाम अपने परिजनों का जमा करते चले जा रहे हैं, विरासत के नाम पे। जो उनके चाहते सबको ये वसीयतें लाते हैं कि वसीयत के माध्यम से इनको मिल जाती है सब, और भाई है किसी को नहीं मिलता, इनको वसीयत मिल जाती है। तो अब सत्यता पूछ लीजिए, यही सामने करके पूछ लीजिए, हमको ही बुला लीजिए। क्या सच है कि इसे लेकर आपको व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना पड़ा था? एक आध बार थे जहाँ कोर्ट में पेश हुए थे, हाजिर उसमें यहाँ पेश हुए थे। पेश होने में को क्या है, हम तो जेल गए हैं, 3 दिन वहां रहे, तो इसमें क्या दिक्कत है? सरकार न्यायालय से कोई भाग नहीं सकता है। आपके मीडिया में इसी मामले में जेल गए थे? नहीं, इसी में चूंकि जमानत हमको नहीं मिल पाई थी। एक उसमें मामले, पहले वाले मामले में, सुनाए वाले जो जमीन का मामला था, उसमें जो है जमानत को अंतरिम बेल हो गई थी। दूसरे वाले में सरकार का रूल बदल गया था कि अंतरिम बेल सेम डे आपको अंतरिम नहीं मिलेगा, उसके कारण जो जमानत नहीं मिले तो हमको 2 दिन या 3 दिन रहना पड़ा था। तो किस सन में? सन हमको लगता है 13-14 रहा होगा। तो विधायक बनने के पहले ही था? जब हाँ, विधायक बनने के बहुत पहले सभासद थे। हाँ। तो क्या लगता है कुछ लोग अपने ही दल के इसमें शामिल हैं, वो भी आपको फंसाना चाहते हैं, या सिर्फ विपक्ष का ही एक प्रोपोगंडा है? देखिए, हम तो इसको मानते हैं समय की चक्र। मैं चूंकि सनातनवादी हूँ, उसमें मानता हूँ पूरा प्रारब्ध को मानता हूँ। यदि मेरे प्रारब्ध में बंधन योग है तो निश्चित आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको कहीं न कहीं यश कीर्ति अगर मिलना है तो सुख और दुख एक दूसरे के दोनों एक पहलू है। कहीं न कहीं आपको बदनामी मिलनी है तो वैसे किसी कोई माध्यम से बदनामी मिल जाती है,
मैं बेबाकी रूप से स्वीकार करता हूँ, आपके चैनल से माध्यम स्वीकार करता हूँ। सर, प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज तो बन गया, लेकिन वह सिर्फ रेफरल सेंटर बनकर रह गया है। क्या 4 साल के विधायकी के काल में आपने कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर नियुक्त करने के लिए सिफारिश की या फिर लाए? क्या आपने किया है इसके लिए? ब्रिजेश जी, मैं आपसे बताना चाहूँगा, कई बार मैंने स्वास्थ्य मंत्री हमारे पाठक जी से, डिप्टी सीएम साहब से व्यक्तिगत रूप से मिला, और दुर्भाग्य के लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में मेडिकल कॉलेज से आच्छादित करने का जो लक्ष्य है, लगभग उस पर पूर्णता की ओर है। लेकिन जब तक 5वां 6ठा बैच नहीं चलेगा तो एमबीबीएस हमारे जो है वो डॉक्टर निकलेंगे नहीं, और जब तक पीजी नहीं करेंगे तो वो अपेक्षाकृत मेडिकल कॉलेज तो बहुत बन गए, लेकिन अपेक्षाकृत हमारे डॉक्टर भी तैयार नहीं है। जैसे वो तैयार होंगे धीरे धीरे आच्छादित हो जाएंगे। ये समस्या, ये चुनौती निश्चित रूप से है। सरकार भी मानती है, आपने देखा होगा सदन में बात आया है, और हमारे मंत्री जी मानते हैं, मुख्यमंत्री जी मानते हैं। शीघ्र स्थापना जब किया गया तो वो जब वटवृक्ष को रूप लेगा। भाई, हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, लोग स्वास्थ्य मूलभूत समस्या है, उसके लिए हमारी सरकार चिंतित है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी चिंतित है, सब कुछ व्यवस्था देते हैं। आप देखिए उनका जो हमारे जर्जर जीर्ण से भवन थे, एक दिव्य और भव्य भवन है, बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। तो कुछ कमी है, प्रोफेसर नहीं है हमारे पास, डॉक्टर्स नहीं है, यथाशीघ्र उसमें शीघ्र क्रमानुसार हो जाएगा, ये मुझे आशा, क्या माना जाए, कब तक पूर्ण होगा यहाँ पे? 1-2 साल में तो निश्चित हो, जो कमी है धीरे धीरे वो हो रही है। बड़ी कमी जैसे हमारे पास न्यूरो नहीं है, कार्डियो नहीं है, ये हम लोगों को चर्चा हमारे मुख्यमंत्री जिसकी हमारे डिप्टी सीएम साहब से बराबर हम लोग कहते हैं, जैसे मिलता हम लोग यहाँ पे आच्छादित करने का प्रयास करते हैं। सर, प्रतापगढ़ में जाम के झाम से आम लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। क्या रामराज प्रतापगढ़ के जैसे चिलबिला फ्लाईओवर के पास पहुंचता है तो उसकी बदहाल सड़कें, वहीं पर रामराज खत्म हो जाता है? इसके लिए आपने क्या किया? अब बदहाल सड़कें कह लीजिए, तो मान लीजिए ग्रामीण सड़कों के हम प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे 2500 साल के सड़कें थे महाराज जी, सड़कें दम तोड़ रही हैं धीरे धीरे। तो जो हमारे 2500 साल कई एक सड़कें थी, उसके लिए तो महाराज जी ने कृपा किया, लगभग 30 सड़कें वो हमको, वो पुरानी सड़कों के लिए जो है अभी टेंडर हो गया, उस पर काम चल रहा है, नया बजट मिला है। हाँ, वो नया बजट मिला है, वो हमारे लिए वरदानी समझिए ग्रामीण सड़कों में। अब बड़ी सड़कों में जैसे आपने कहा जाम की समस्या, शहर में आबादी बढ़ी है, जब तक डिवाइडर बन जाता है, अभी वो प्रोसेस में है, थोड़ा मंद गति है, डीएम साहब ने भी चिंता, हमें भी चिंता, जो है अभी पत्र मैंने लिखा कि इसको शीघ्र तेजी किया जाए, बारिश के दौर में बड़ा भयावह स्थिति हो जाएगी, जगह जगह इसको जोड़ दिए, कम से कम नाला चल जाए। और डिवाइडर जब तक बनेगा नहीं, शहर का जाम स्वरूप बिगड़ा ही रहेगा। और बाईपास का भी जो पूर्णतया वो भी नहीं है, 6 किलोमीटर उधर बढ़ गया, और जो हमारा ये गोंडे से यहाँ टच करने का भी उस समय शेष है। जैसे ये पूरा होता है तो हमारे निश्चित जो बड़ी गाड़ियां बाहर जाने लगेंगी, लोड की समस्या कम हो जाएगी। और हमने अभी जो ट्रेजरी चौराहा से कटरा के लिए कोर कमेटी बैठक में बात उठाई थी, तो वहाँ पे एक प्रस्ताव डाला कि डिवाइडर वहाँ पे हो जाएगा, तो उसमें भी लोड कम हो जाएगा, मेन सड़क पर रोड कम हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में सुगम हो जाएगा यातायात। और विशेष करके जो छोटे छोटे जो टमटम चलते हैं, बैटरी वाले रिक्शे, ई रिक्शा, रोजगार उनको मिलता है, लेकिन ये बेतरतीब चलाते हैं। इस पर मैं निवेदन करूँगा अपने ट्रैफिक और एसपी साहब से कि इसको व्यवस्थित करें, उनको एक स्थान दें, सुव्यवस्थित चले, ये हम सब तो प्रयास करेंगे। सर, जल जीवन मिशन एक बड़ा मामला है, इसके अलावा बिजली कटौती जो हो रही थी, आपने काफी हद तक वहां पे काम किया, लेकिन जो जल जीवन मिशन है उससे कहीं न कहीं सड़कें खराब हो रही हैं, उसका कहीं पर भी अभी तक उपयोग नहीं हो पाया। इस पर क्या कहेंगे? बीच में लोग परेशान है इससे। हाँ, ये मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। वो सदन में बात आई थी, पूरी गंभीरता से बात आई, सड़क टूटी है तो उनका एक उनसे अनुबंध है कि सड़क आप बना के देंगे, तभी हमारा वहाँ का प्रधान उसको एनओसी देगा, तब वो जाकर उसको पेमेंट होगा। इसी चक्कर में पेमेंट रुक गया था, तो आप देखे होंगे सालों से काम रुका पड़ा था, अब उसमें गति आई है, तेजी आई है। निश्चित रूप से आसान है। मैंने अभी लगभग विगत कुछ दिनों में ही 3 या 4 टंकियों का उद्घाटन किया, तो जल्द से जल्द मिलेगा। लेकिन मैं ऐसा विश्वास दिलाऊंगा, अभी खजौनी के वहाँ पे कुछ गांव ऐसे, कुछ पूर्व ऐसे हैं वहाँ पेयजल पानी नहीं पी सकते हैं। 4 पूर्वों में 3 पूर्वों में पानी सही है, लेकिन उसमें नहीं, लेकिन वहाँ पे भी जल्दी से हम उसको अच्छा पानी, स्वस्थ पानी दें। ये हमारी प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना थी, जहाँ खारी फ्लोराइड पानी है, खारे और फ्लोराइड पानी है, निश्चित जो शरीर को बहुत नुकसानदायक है, वह शुद्ध पेय बच्चों को मिले। इसके लिए आप उनके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। विसंगति कुछ है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, और इसको जल्द से जल्द इसका निपटारा हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी। विधानसभा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जल जीवन मिशन इतनी प्रभावशाली योजना है सरकार की,
लेकिन अभी तक कितनी टंकियां ऐसी चालू हो पाई हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में? पूरे जिले की बात नहीं करूंगा। और कहां कहां लोगों को पानी उपलब्ध हो पा रहा है इससे? देखिए, निश्चित ब्यौरा तो मैं फाइनल नहीं दे पाऊंगा कितने गाँव में हुआ है, लेकिन जितने शासन ने हमसे मांगा था अधिकांशतः हमने जमीन उपलब्ध कराने का काम किया था। कहीं एक जगह विसंगति है तो उनको उपलब्ध करा रहा हो, जैसे वहाँ बोरिंग टेस्ट किए, बोरिंग फेल हो गई तो उनको दूसरी जगह जमीन दिलानी है, टेक्निकल दिक्कत आती है। तो हमारे जो कार्यकर्ता वहाँ का स्थानीय जो शक्ति केंद्र संयोजक है, बूथ के अध्यक्ष है, वो जाकर स्थान उनको दिलाते हैं, प्रधान से कोऑर्डिनेट करके SDM या तहसीलदार उनको जमीन देते हैं। तो अधिकांश जगह पे जमीन दिलाकर उनको हो गया, काम भी कर रहे हैं। बीच में हमने बताया कि व्यवधान को धन के कारण जो है, जांच के कारण उनको व्यक्तिगत रुकना पड़ गया था, इस कारण कुछ विलंब हुआ है, लेकिन बहुत तेजी के साथ इस पर काम हो रहा है। सर, 4 सालों में ऐसा कोई एक बड़ा काम बताइए जिसे जनता आजीवन याद रखे। देखिए, रोड कनेक्टिविटी तो आपके सामने है। ये NDA सरकार को, मान लीजिए केंद्र और प्रदेश सरकार की ये उपलब्धि है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। और खेल के मैदान की बात करेंगे तो हमने अपने कार्यकाल में एक बच्चों के खेलने के लिए खेलो इंडिया के माध्यम से सांडवा चंडिका ब्लॉक में हनुमान पहाड़ी के पूर्व में एक स्टेडियम, मिनी स्टेडियम की स्थापना अभी शीघ्र ही उसका पहली किस्त आ गई है। दूसरा, GIC में ही इंडोर स्टेडियम, उसकी भी किस्त आ गई है 2 खेलों के बच्चों के लिए। उसी के बाद डिजिटल लाइब्रेरी, साथ ही साथ जो डाइट हमारा है, कन्वेंशन हॉल, और वहां पर छात्रावास की बड़ी भीड़ सी, वहां बच्चों को बाहर जाकर रहना पड़ता था, उसके लिए भी धन स्वीकृत हो चुका, वहां भी दिव्य स्वरूप उसका बनेगा। साथ ही साथ मैं कहूँगा किसानों के लिए किसान कल्याण केंद्र सांडवा चंडिका में ही कोल बाजार में जमीन हमने पूजन किया है, शीघ्र ही लगभग 2 करोड़ के आसपास वहां पे होगा। और सांडवा चंडिका का CSC को उच्चीकृत करने के लिए हमने पत्र लिखा है, शीघ्र इसी बजट में पैसा आ जाएगा तो जो हमारी बाउंड्री टूटी है, बाउंड्री और बिल्डिंग आच्छादित होकर वहां पे हमारी अच्छी चल रही है। CSC दूर है मुख्यालय से, तो वहाँ भी स्वास्थ्य की दृष्टि से है। और अस्पताल आपने देखा है, हमारे जो मेडिकल कॉलेज ठीक है, और दूसरी विधानसभा पड़ता, शिवसन पड़ता, वो भी 100 बेड जो भी हमारा है उसी को जो स्वास्थ्य की दृष्टि से है। खेलों में हमारा मुख्यालय का स्टेडियम है, उसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूँ। किसी विभाग की जमीन जो रिक्त है उसके लिए प्रयासरत रहा, लेकिन प्रमुख सचिव जी ने उसको निरस्त किया। मैं पुनः DM साहब से आग्रह करके उसको फाइल चला रहा हूँ। और भी आदरणीय हमारे सांसद जी अमरपाल जी ने जिस सदन में वो तो उठाया था, हम लोग मिलकर जो हमारा मुख्यालय का स्टेडियम है, यहाँ प्रशिक्षण के टीम हॉस्टल बने और सारी सुविधा हमारे जिले के, हमारे उदयमान खिलाड़ियों के यहाँ पे मिले, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं और उनकी सोच है। गांव से लेकर हमारे मुख्यालय तक के बच्चे को उचित प्लेटफॉर्म मिले, खेलों के इंडिया के माध्यम से उनको स्वस्थ वातावरण मिले। शिक्षा के लिए भी हम लोग हमको जमीन, बड़े प्रोजेक्ट की जमीन नहीं मिल पा रही, इसके लिए हमारे पास कंपोजिट मुख्यमंत्री जी विद्यालय नहीं दे पाया, और केंद्रीय विद्यालय के लिए मैं भी और हमारे सांसद जी प्रयासरत हैं, लेकिन जमीन 11 एकड़ 10 एकड़ जमीन उपलब्धता नहीं हो पा रही है, इसलिए हम लोग वंचित रह जाते हैं केंद्रीय विद्यालय स्थापना कंपोजिट विद्यालय, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के लिए। तो DM साहब भी चिंतित है, जमीन ढूंढ करके हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जैसे इसमें जमीन उपलब्ध होता है। और आप जानते होंगे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के पर्यटन का एक सोच है, जो हमारे धार्मिक स्थल है उनको पर्यटन के दृष्टि से, जो हमारे देश विदेश से यात्री आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, क्योंकि हम लोग प्रतापगढ़ बीच में मध्य अवध का, प्रयागराज और अयोध्या को बीच में रोड है, अवध की, मतलब तो सौभाग्यशाली है कि जितने भी देश विदेश के लोग आते हैं और उनका स्वागत करने के लिए माँ बेला देवी को वहाँ कॉरिडोर मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने घोषणा भी किया था। तो कुछ टेक्निकल जमीन का मामला है, उसमें शीघ्र उसका निस्तारण DM साहब के माध्यम होकर निर्देशन में हो जाएगा, तो हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। दूसरा, एक प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना 21 जून की है, करें योग रहे निरोग, आयुर्वेद की तरफ उनका जो बढ़ावा है, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी अपने गोरखपुर में बड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना आयुर्वेद की उन्होंने किया, तो मेरी भी कामना है कि मैं भी अपने नगरवासियों को एक 50 बेड का योगा सेंटर और पंचकर्मा साथ साथ अपने आयुर्वेद का 50 बेड का अस्पताल जो पूर्व में स्वीकृत था, धन जैसे ही बजट में आ जाएगा वो ओवरब्रिज के पास उसकी जमीन अलॉट, DM साहब ने उसको अलॉट कर दिया, नगर पालिका से उसे मिल गई है, चिल्बिया में, बुद्ध विहार के बगल। और बुद्ध विहार में भी 1 करोड़ जमीन आया था, लेकिन कुछ टेक्निकल कमी के कारण धन वापस हो गया, उसको हम दूर करके बुद्ध विहार को भी
सौंदर्यीकरण कराएंगे। और साथ ही साथ शहीद पार्क के बाद, शहीद उद्यान के बाद अगर जनपद को कुछ पहचान देता है तो पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज के नाम से जाना जाने वाला हमारा प्रतापगढ़, उनको समर्पित मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया था और उनसे आग्रह निवेदन किया सुंदरम जी के साथ। उन्होंने आश्वासन पत्र लिख करके वो स्वीकृत भी हो गया है। जो हमारा चिरबिया वन विभाग है, वन का जंगल है, उस जंगल में बायोडायवर्सिटी पार्क जो चल रहा है लगभग 7 करोड़ के प्रोजेक्ट का, उसमें बायोडायवर्सिटी पार्क का डेवलप उनके नाम को समर्पित किया से जाना जाएगा। जो साईं दत्ता की कुटी, वहीं पे जय गुरुदेव को आश्रम, तमाम आश्रम हमारे जन चिलबिला सच्चा बाबा आश्रम, ऐसे जो संतों की नगरी कहा जाएगा, धर्म की नगरी, व्यापारिक हमारा चिलबिला है, वहां पे मुझे जन्म लेने का सौभाग्य हुआ। मैं उसके लिए धन्य होऊंगा कि मैं उस जगह को चमकाने सुहाने में आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से मैं जोड़ रहा हूँ क्योंकि सारे रोडें उनकी हैं, मुख्यमंत्री किस लिए बायोडायवर्सिटी पार्क सेंट्रल नमामि गंगे का है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धर्म के ध्वजा, मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को मानता हूँ, धर्म के ध्वजा उनके हाथ में है, मजबूत हाथों में है, सनातन के धर्म के ध्वजा उनके हाथों में है। निश्चित रूप से यह संस्कृत और धर्म युग जो चल रहा है उसमें हम सब लोग गौरवान्वित होंगे, जोड़ेंगे इसको बिल्कुल। कब तक ये जो आयुर्वेद वाला आपने बताया? निश्चित अगले वाले बजट में जो प्रस्ताव पास हुआ इससे अगले बजट आएगा, अप्रैल में आएगा, निश्चित धन स्वीकृत हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री ऐसा उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में है। सर एक सवाल और है जी, 1 साल अब बचे हैं आपके विधायकी के कार्यकाल के, इसमें कौन से बड़े काम आप करेंगे? कौन, मतलब 4 साल तो आपने काम किया, लेकिन अब ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य बचे हैं जो आप करेंगे 1 साल में? निश्चित आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा अपने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय का। यहाँ के जिलाधिकारी महोदय कितने सेंसिटिव में विकास को लेकर के मैं उनको धन्यवाद दूंगा। एक यहाँ के जो हमारे नौजवान हैं और वरिष्ठ लोग हैं, उनके साथ एक राइजिंग प्रतापगढ़ की एक जो टीम बनाई है उन्होंने, समय समय पर जैसे हमारे युवा हैं खेल से जुड़े हैं, विज्ञान से जुड़े हैं, विद्यालय से जुड़े हैं और उद्योग से जुड़े हैं, उन सब की एक समिति बनी है, एनजीओ बनी है, समय समय पर वो सुझाव देंगे। जो हमारे सरकारी संसाधन है उनका उपयोग, उनका दिशा में उसको सदुपयोग कैसे किया है। जैसे आप देखिए, मैं सब सदन में पहली बार गया तो मेरा पहला संकल्प जो है, पहली बार जब बोला तो संकल्प ही अपना पढ़ा, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, संकल्प पढ़ के बैठना है, खड़े पढ़ना ही है। तो विधानसभा देते कहते आप ठीक है, आप बैठ, समर्थन में आप बैठ जाइए, तो नहीं जानकारी मैं खड़ा ही तो मैं बैठा। तो वो दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आया। वहाँ आप देख रहे यूपी सीडा ने ATL को जो है वहाँ धीरे धीरे प्लाटिंग किया। वर्तमान के सांसद ने उसी सटी हुई जमीन को उन्होंने लिया है अपनी विद्यालय के लिए, वो भी मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। हमारे जनपद को वो विद्यालय समर्पित करेंगे। साथ ही वर्तमान के सांसद रश्मि पटेल जी और ठीक है जो हमारे उद्योग जगत से जुड़े व्यवसायी लोग हैं जनपद के या आसपास के, मैं जब भी मिलता हूँ आदरणीय औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी जी से, उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कम से कम जो भी हमारे उद्योग आवे, एक जनपद को कोई सौगात दीजिए, बड़ी उद्योग आवे, बाहर से आवे, और जो हमारे यहाँ के उद्यमी हैं उनका भी आप मार्गदर्शन कीजिए। आप एक बड़े उद्योगपति हैं, हम सब लोग छोटे छोटे व्यापारी हैं, वो बड़े व्यापारियों को संभाल रहे हैं। राजेश मसाला जैसे हमारे अमेठी के बड़े व्यवसायी सम्मिलित हैं, प्रदेश लेवल के, देश लेवल के हैं। नहीं, आपका भी लेवल बहुत ऊंचा है, पूरे यूपी में रसमलाई छाई हुई। अब मेरी ब्रजेश जी, मैं आप हृदय की बात बता रहा हूँ आपको। जब हमारे पिताजी आंवला का प्रोडक्ट बनाया करते थे, उसके बाद ये पुष्पांजलि सत्कार और हमारे इंडिका उन्होंने शुरू किया, अपने स्टेज उन्होंने दिया, मेरे मन में तभी से था। श्री राम ग्रामोद्योग का स्थापना हमारा एक प्रशिक्षण और प्रसंस्करण संस्थान, उसको नाम मैंने दिया था जी। तो ये था कि जो हमारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं उनको प्रशिक्षित करके उनको आगे बढ़ाया, लेकिन स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी हम उसमें बहुत ज्यादा काम नहीं किए। लेकिन जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलता हूँ, एक ऊर्जा का संचार होता है शरीर में। अभी मैं पिछले बार जब मिला, मैंने उनसे कहा कि बच्चों ने जो CFC बना करके कॉमन फैसिलिटी सेंटर होता है, सरकार द्वारा भारी इसमें मिल्क पैसा धन आता है, लेकिन उसमें यह होता है कि जो भी उद्योग लगे उनको उच्च टेक्निकल दे करके उनके प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी बनाकर विदेशों में भेजा जाए, इस तकनीकी गुणवत्ता को प्रदान किया जाए। वो पूर्व में 2004 में जो हमने स्थापना किया था, 22 साल बाद एक विधानसभा सदस्य होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी की मन के अंदर जो कामना रहती है
आंवले के प्रति जो उनको समर्पण, जो भाव रहता है, वो आपने देखा होगा। हाँ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, लेकिन आज तक प्रसंस्करण किया नहीं जा रहा है ना, तो एक्सपोर्ट हो रहा है। देखिए, अब उसको मैं बता चुका हूँ, उस व्यवसाय से जुड़ा हूँ। वो आंवला का प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, उसके उत्पाद। इसके लिए जब उसको नए उत्पाद, जब तक उसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग नहीं किया जाएगा, निश्चित रूप से हम उसमें बहुत सफल नहीं हो पाएंगे। खाद्य पदार्थ है, उसके आंवले के चाहे जूस ले लीजिए, हवा लेते ही वो ब्लैक हो जाएगा। मुरब्बा ले लीजिए, हवा लेते ही काला हो जाएगा। तमाम ऐसी विसंगतियां उसको दूर करने के लिए हाई टेक्नोलॉजी उसमें जुड़ेगी, तभी उसमें हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। ये उसकी विसंगतियां है। व्यंजन की बात मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, महाराज जी इसमें लड्डू और बर्फी को जोड़ दिया जाए, व्यंजन हमारे जनपद हो जाए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आंवला है, व्यंजन में सम्मिलित कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से हमारे जनपद में छोटे छोटे कुछ और उद्योग है और लाभान्वित होंगे। क्या बोला व्यंजन जोड़ने आश्वासन दिया, हमारे कोई व्यंजन तो है नहीं प्रतापगढ़िया, तो सबसे बढ़िया तुम्हारा आंवला ही, प्रतापगढ़िया व्यंजन आंवला ही हो जाएगा, तो कोई बुरा नहीं है। सर, एक पर्सनल बात करेंगे आपसे। मार्च 2023 में आपकी बेटी का निधन हो गया। जी जी। तो कहाँ से ऊर्जा आपको मिली लोगों से बात करना, लोगों की समस्याओं को सुनना? क्योंकि उसके बाद भी आप लगातार लोगों के बीच रहे, समस्याओं को सुना, क्योंकि वो जो मृत्यु हुई थी पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दी थी। कहाँ से इतनी ऊर्जा मिलती है आपको? अब ब्रिजेश जी, आपने पुराने दिनों की बात याद किला दी। 17 में जब पार्टी टिकट दे रही थी, उसी बेटे की शादी के लिए जो हम लोग, हमारी पत्नी और हमारे बेटों ने इनकार कर दिया, और पार्टी 19 में बात चली। 19 के बाद मान लीजिए गठबंधन चलेगा, राजकुमार पाल जी को टिकट मिलती है। 22 में ऐसी स्थिति आती, टिकट मिला, शादी हुई बेटी की। जब हमको टिकट मिल जाता है, बेटी हमारी आती है वहाँ से प्रचार करने के लिए, हमारा दामाद जो है उसको प्लेन पे बैठा देता है, तो वो अकेली आती है, तो इलाहाबाद जा उसको ले लेते, वो प्रचार में रहती है। आपने बहुत भावनात्मक क्षण को आपने टच किया है, मैं समझ सकता हूँ सर। अब यूँ कह लीजिए, वो आती है, पूरे प्रचार रहते, डोर टू डोर कैंपेनिंग करती है। हमारे अध्यक्ष जी थे, उनकी पत्नी प्रेमलता जी थी, हमारी पत्नी स्वयं रहती, हमारी पूरी महिला मोर्चा की टीम, बेटी हमारी लीड करके वो प्रचार करती थी। मेरे मन में इच्छा थी कि वहाँ पे हमारे एमपी में दुर्गा वाणी बेटी वहाँ गई है, हम भी वहाँ पे पार्टी के नेताओं से मिलते, दुर्गा वाणी में इसको वहाँ जोड़े। मैंने प्रचार कवर किया है। हाँ, तो वो जाती थी, और देखिए अब ऐसा संयोग बनता गया, 6 महीने तक उसको हम रोके रह गए। कोई ना कोई कार्यक्रम है, चलिए भी शपथ आ गया, बेटा शपथ कर ले, तुमको भेजते हैं। फिर आ गया रक्षाबंधन, आ गया रक्षाबंधन आ गया, तो जो रक्षाबंधन बीत जाता है तब तुमको मैं भेजता हूँ। रक्षाबंधन बीत जाता है तो 15 अगस्त आ जाता है। पार्टी का एक दिव्य और भव्य कार्यक्रम आता है, हर घर तिरंगा। अब चूंकि मैं अपने गुरु से जुड़ा हूँ, अपने गुरु आश्रम पर जाता हूँ, एक तिरंगा जो है गुरु जी को समर्पित करता हूँ, उनके आश्रम पर भगवान के उसमें समर्पित तिरंगा। वो हर घर तिरंगा कार्यक्रम दिव्य और भव्य सबके पूरे जनपद में मनाया जाता है, पूरे देश में मनाया जाता है। तिरंगा का कार्यक्रम समाप्त करके बेटी को लेकर मैं 17 तारीख को ट्रेन से बैठ के लखनऊ जाता हूँ। लखनऊ से उसको छोड़ता हूँ, और संयोग के लिए 25 से 26 तारीख को से उसका शांत हो जाता है। जब ये दुखद संयोग और घटना मिलती है, निश्चित भागदौड़ रहता हूँ। सुख और दुख के जीवन का जो 2 पहलू है, उसको मैंने भली भांति दिया है। मेरे जन्म से 1 साल पहले मेरे भाई की मृत्यु होती है। ये विधायकी मिलने के पहले 17 में संभावना थी, 22 में मिलती है। जस्ट मिलने के बाद बेटी का शरीर शांत होता है, तो लगता है कि वो हमारे साथ ही जुड़ा है, सुख दुख। तो एक आत्मबल मिलता है, गुरु के शरण में जाता हूँ तो हमारी एक आत्मशक्ति मिलती है। ये सुख दुख है, जीवन का एक अंग है, इसको जो है एक चुनौती मान कर जिया जाता है। हमारी जो बेटी है, जो हमारी जो बेटियां दिखती हैं उस उम्र के, हम अपनी बेटी ही मानता हूँ उनको। तो जहाँ भी बेटियों को देखता हूँ, बेटी के स्वरूप में मानता हूँ कि हम एक बेटी जो गई, लेकिन हमारे पास लाखों करोड़ों बेटियां हमारे साथ हैं। मैं उनके लिए कुछ काम कर सकूं। अपने लिए तो सभी जीते हैं, उन बच्चों के लिए जिसको बेटियों के लिए जो या कामना या संकल्प लेकर जब बेटियों को देखता हूँ, नारी शक्ति और हमारे बेटी के लिए निश्चित कुछ कर सकूं, यही कामना रहती है। मैं समझ सकता हूँ कि एक पिता के लिए बेटी का दर्द क्या होता है, उसका जाना, लेकिन इसके बावजूद भी आप लगातार जनता के सुख दुख में शामिल हैं। हम आएंगे अगले राउंड के लिए। विधायक जी आपको अब रुकना नहीं है, सिर्फ एक शब्दों में जो मैं प्रश्न पूछूंगा उसका जवाब देना है। प्रतापगढ़ की राजनीति का असली किंग कौन है, राजा भैया या फिर भाजपा? मैं तो भाई भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ।
लेकिन हमारी उनकी राजनीति भी लगभग, मैं हो सकता हूँ उम्र में 1 साल उनसे बड़ा हूँ। बचपन में जब महाराज जी के साथ आया करते थे, वो अपने मौसी के यहाँ जाया करते थे। बगल में किशोरगंज उनके मौशान था। मेरी ही दुकान पर रुक करके महाराज जी और स्वयं राजा भैया जी जलपान किया करते थे। मैं बाल्यकाल से उनको जानता हूँ। जब हम लोग बजरंग दल में काम करते थे, को भैया नहीं है, तो वो भी उनको तब तूफान सिंह नाम जानते थे। उस कालखंड से मैं जुड़ा हुआ जानता हूँ। निश्चित रूप से मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी संघ को मानता हूँ, तो भाजपा को मानता हूँ। और राजा भैया निश्चित रूप से एक संवेदनशील, सनातन प्रेमी और लोकप्रिय नेता है। आप सदन में देखते होंगे, उनके व्यवहार कुशलता देखते होंगे, तो उनकी भी तुलना किसी से की जाए निश्चित मैं मानता हूँ बेजोड़ है। पार्टी हट के आप बात करेंगे तो वो भी बेजोड़ है, जनपद के गौरव कह सकते हैं आप उनको। सदर में तो मुलाकात होती है, लेकिन जब से विधायक बने प्रतापगढ़ में कभी मुलाकात हुई राजा भैया से? प्रतापगढ़ में हमको लगता है जनपद में मुलाकात किसी कार्यक्रम में नहीं हुई, लेकिन सदन में तो बराबर मुलाकात हुई, तो प्रणाम जरूर हो जाता है जी। भाई हमारे जनपद के हैं, महाराजा है, राजा है। तो आपके यहाँ रसमलाई खाने आते थे राजा भैया जब जाते थे वहाँ? बाल्यकाल में आते थे, अभी भी ये आते थे कि इच्छा भी, तो कल या परसों आए थे, विनोद जी आए थे, संजोग से रसमलाई खत्म हो गई थी। तो महाराज जी की शौक है, वो खाते हैं। सर एक अगला सवाल है, योगी आदित्यनाथ या फिर कोई और, कौन है आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री? निश्चित रूप से हमारे लिए पूज्य महाराज जी हैं। मैं उनके अलावा दूसरे में आभा नहीं देखता हूँ। वक्त पार्टी जिसको निर्णय दे ठीक है, लेकिन हमारे लिए सर्व से सुलभ और सुयोग्य पूज्य महाराज जी है। सर आप, एक और सवाल है, आपका सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन कौन है? मैं दुश्मन अपना किसी को नहीं मानता, जैसे राजनीतिक दुश्मन सर, वैसे नहीं राजनीतिक दुश्मन नहीं, जो भी देखिए पार्टी में और वैसे भी दुश्मन किसको माने। ये पार्टी ने सेवा जनमत हमको पार्टी ने दिया है। जब पार्टी हमको पुनः टिकट देगी तो मैं जनता के बीच में रहूंगा, नहीं तो कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूंगा, जब तक रहूंगा कमल का रहूंगा। दूसरे का रंग चढ़ेगा नहीं, तो दुश्मनी किससे है? सर 2027 में आपकी प्राथमिकी क्या होगी, विधायकी या फिर कुछ और, लोकसभा या आगे? अब देखिए, ये तो हमारी पार्टी को बनने वाले हैं। आदरणीय हमारे संगठन मंत्री जी हैं, जिले के हमारे अध्यक्ष जी है, हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, जो भी संगठन नेतृत्व लेगा, जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व लेंगे, मैं स्वीकार है। सर क्या प्रतापगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त हो पाया है, हाँ और या ना में जवाब दीजिएगा। आपने बहुत जटिल प्रश्न उठाया है। ये भ्रष्टाचार मैं इनकार नहीं करता हूँ। ये जो आदमी ब्लड में घुस जाता है, जो ऑक्सीजन की तरह, आप उसको कैसे कह सकते हैं, कैसे सफाई कर सकते हैं? भ्रष्टाचार तो हमको समझता हूँ ये ऑक्सीजन की तरह घुस गया है। अब सफाई करने के लिए मीडिया और चौथा स्तंभ सभी लगेंगे, तभी सफाई हो पाएगा। लग के आप लगा दीजिए, देखिए तो सब हो जाता है, समाप्त नहीं। मानते हैं भ्रष्टाचार अभी रुका नहीं है? भ्रष्टाचार तो हम लोग कड़ाई से, हमारा शासन कड़ाई से पालन कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं सुनने को मिल जाता है। दुख होता है, इतनी कड़ाई के बावजूद भी भ्रष्टाचार कहीं न कहीं दिख जाता है, तो आपके ही माध्यम से दिखता है। ये थे सदर विधायक राजेंद्र मौर्य जी। सर आप बहुत बेबाकी के साथ हमारे कई सारे कठिन प्रश्नों के उत्तर दिए। आपने हमारे पॉडकास्ट में, ग्लोबल भारत में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आज के एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने शुरुआत तो एक बाल शाखा से किया, लेकिन आज सदर के विधायक हैं और उच्च सदन में हैं। 2027 में जनता क्या करेगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।